हेलो एवरीवन। हमारा कक्षा 10वीं का चैप्टर चल रहा है इतिहास में से यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका एक टॉपिक हम देख चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति। इसका फर्स्ट टॉपिक था। अब सेकंड टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। इसको देखते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखो तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वह राजशाहियों, डचियों और कैंटनों के में बटे हुए थे। तो क्या कह रहे हैं कि यूरोप के नक्शे को अगर हम अच्छे से देखते हैं, 18वीं सदी का यूरोप देखेंगे तो वहाँ पे आपको आज जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे। वहाँ पे तब अलग नेम थे, अलग बटे हुए थे ये लोग। तब नाम होते थे राजशाही हैं ये लोग डची हैं और ये लोग कैटन हैं। तो इनके जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, इनके अपने अपने क्षेत्र होते थे। इन सभी के पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप के बारे में बताया गया है कि वहाँ के जो राजतंत्र थे, वहाँ पे राजा अपनी मनमर्जी से राज करते थे, निरंकुश शासकों के राज थे। और ये लोग भी बहुत अलग अलग तरह थे। ये सब कुछ क्या बता रहे हैं कि हम बहुत भिन्नता पाई जाती थी यूरोप में। बड़े ही डिफरेंट लोग वहाँ पे रह रहे थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। उनका ऐसे नहीं था कि वो अपने आप को एक यूरोप के राष्ट्र के मानते थे कि हमारा एक यूरोप है, हम उसमें रह रहे हैं। ऐसा नहीं था। वो सभी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे और वहीं पे अपने आप को समझते थे कि यही हमारा सब कुछ है, ये एरिया ही हमारा सब कुछ है। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। उनकी जो भाषा होती थी वो भी बहुत अलग अलग होती थी। विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे, वो अलग अलग जाति समूह के सदस्य होते थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। तो जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, इसमें भी अलग अलग जनसमूह थे। तो इसमें कौन कौन से जनसमूह थे? इसमें एल्प्स की ट्रॉल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र पाए जाते थे, तो इनमें जो कुलीन वर्ग था, जो अच्छा वर्ग था, जिनके पास काफ़ी पैसा था, वो कौन सी भाषा बोल रहे थे? वो जर्मन भाषा बोल रहे थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। ये भी प्रांत आ जाते थे इसमें। हंगरी में आधे लोग मैंगमार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। गलीसिया भी एक प्रांत था, वहाँ पे ही जो अमीर लोग थे, कुलीन वर्ग था, वो पोलिश भाषा पहले हमने पढ़ी है। उनकी कौन सी भाषा थी? कुलीन वर्ग की जर्मन भाषा पढ़ी है। अभी हमने दूसरे वर्ग में पढ़ ली कुलीन भाषा, मीन्स पोलिश भाषा। तो मीन्स कि सबकी भाषा भी अलग अलग थी। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। ये जो साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था, ठीक है, इसमें सीमा जो अलग अलग लोग थे, वो खेती करने वाले जो लोग थे, वो काफ़ी अधीन रहते थे। मीन्स कि उनकी कोई मर्जी नहीं थी। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नेलिया में स्लोवेनस, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रामन लोग। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इतना ज़्यादा फ़र्क था यूरोप में। सभी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम बोल सकते हैं कि वो समान है और वो अपने आप को एक जैसा समझेंगे। सब कुछ अलग अलग ही था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। उस समय शासक राज कर रहे थे इन पे।
तो ये जो जितने भी लोग उनके शासक के अंडर आ जाते थे, उसके अधीन आ जाते थे, वो सभी सम्राट को बहुत अच्छा समझते थे, सभी निष्ठा से उसको पूजा करते थे। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य का विचार कैसे उभरा? तो फिर राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्र राज्य कैसे बना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसमें क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। तो अगर सामाजिक और राजनीतिक रूप से देखा जाए, जिनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति थी, पावर थी, वो कौन सा वर्ग था? वो था कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, मीन्स कि उनमें आपस में काफ़ी साझ थी। इस सदस्य जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्यापक थी। ये था कि वो अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो आपस में जुड़े हुए थे, मीन्स कि उनका रिलेशंस थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। देखो, उनके पास जायदाद बहुत ज़्यादा थी, गांव में भी उनके पास जायदाद थी और शहर में वो अपनी हवेलियों के मालिक थे, शहर में भी उनके पास हवेलियाँ थीं। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जब भी कोई राजनीतिक कार्य हो रहा था, तब वे कौन सी भाषा यूज़ करते थे? ये कुलीन वर्ग फ्रेंच भाषा। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे। यही सबसे पहले यही बताया गया था कि ये जो वर्ग था, ये आपस में एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। तो ये साझा जीवन शैली रहते तो वो अलग अलग क्षेत्रों में थे, लेकिन कैसे जुड़े हुए थे? वैवाहिक बंधनों से। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। आज भी हम देखते हैं कि जो भी जितने भी बहुत सारे पूंजीवादी होते हैं, वो गिनती में ज़्यादा नहीं होती। उस समय भी ऐसा ही था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। जो ज़्यादा लोग थे वो कौन से थे? उनका कार्य क्या था? खेती करना। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि पर विशाल जागीरदारों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम में छोटे जागीरदार थे, ऐसे बोल सकते हैं हम सिंपल शब्दों में। पश्चिम में छोटे जागीरदार और पूर्वी और मध्य में विशाल जागीरें थी। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग से आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्से में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। अब औद्योगिकरण आ चुका है। इंग्लैंड में 18वीं सदी में आया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सदी में औद्योगिकरण आया है। अब जब औद्योगिकरण आता है तो उसके बाद क्या होता है? इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग। तो इसमें श्रमिक वर्ग जो काम करने वाले लोग थे और मध्य वर्ग, दो वर्ग और देखने को मिले जब ये उद्योग सामने आए। जब इंडस्ट्री बनी तो एक तो वहाँ पे काम करते हैं वो, और एक जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हैं, दो वर्ग सामने आए। मध्य वर्ग में कौन से हैं? जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। इसमें उद्योगपति आ जाते थे, व्यापारी थे, और सेवा क्षेत्र में जो लगे हुए थे वो आ जाते थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, लेकिन कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो इससे हमने क्या समझा है कि ये जो राष्ट्रभाषा का, जो राष्ट्रीय एकता का जो विचार आया है, सबसे पहले हमें किन के पास देखने को मिला है? अब कुलीन वर्ग तो कभी नहीं चाहेगा कि राष्ट्रवाद आए, ठीक है, लेकिन जो लोग शिक्षित हो चुके थे, जो लोग मध्य वर्ग के थे, जिन्होंने उद्योग लगाए थे,
ठीक है, उनके मन में ही ऐसा विचार सबसे पहले देखने को हमें मिला है। धन्यवाद। अभी बस हम इतना ही देखते हैं एक बार। इसके आगे का भी टॉपिक है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।